हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हमारी पूरी टीम मिलकर आप सभी को यानी कि K-12 के प्यारे स्टूडेंट्स को किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जो भी बच्चा पढ़ रहा है, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है इंग्लिश मीडियम से, आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स यानी कि हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स हम कंप्लीट कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू। आपको हम अपने वीडियोस प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल पे, आपको हम लाइव सेशंस कंडक्ट कराते हैं आपके लिए, सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हो। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस दिए जाते हैं, आपको एमसीक्यूज के वीडियोस दिए जाते हैं, आपको केस स्टडीज, असर्शन रीजन, आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, एंड दैट ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, देयर इज नो चार्ज एट ऑल। आपको मात्र एक काम करना है, दैट इज जस्ट कम ऑन टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बढ़िया वीडियोस देखिए, उन वीडियोस से पढ़ाई कीजिए, अपने आप का उद्धार कीजिए और बढ़िया यार अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट बनो ना, है ना, खुद में प्रोग्रेस करो। ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं है, मैं तो कभी नहीं मानता जिंदगी में कि ऐसा कोई स्टूडेंट हो, ऐसा कोई बच्चा हो जिसका पढ़ाई में मन ना लगता हो ही नहीं सकता। एक ऐसा बच्चा जिसका पढ़ाई में 0% भी मन नहीं लगता ना, वो भी पढ़ सकता है अगर उसकी इच्छा जाग जाए, और इच्छा जगाने का काम तब होता है जब उसको कोई अच्छे से पढ़ाने वाला मिल जाए। तो आप आइए हमारे चैनल पे, बढ़िया पढ़ाई कीजिए अपनी हर एक सब्जेक्ट की, हर एक क्लास की, हर एक चैप्टर की, और सारे के सारे हमारे पास वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में अरेंज्ड है, सो दैट आपको किसी भी प्रकार की मुसीबत या किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सारे वीडियोस आपको अरेंज्ड मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हमारे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सुन लो भाई, आप अपने लिए बेस्ट, बढ़िया वाली बेस्ट पढ़ाई कर सकते हो, अपने लिए बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। वहां पर हमारे सारे फैकल्टीज आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरीथिंग दे आर प्रोवाइडिंग फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, और बढ़िया तरीके से रेगुलर फॉर्मेट में वहां पर भी पढ़ाई हो रही है हर एक सब्जेक्ट की। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे चाहे मैथ्स हो या साइंस, चाहे एसएसटी हो या इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए वहां पर मौजूद हैं। आप जाकर बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हो हिंदी मीडियम वाले यूट्यूब चैनल पर, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। अब आ जाते हैं उन बच्चों के बुखार को दूर करने जिन बच्चों को नोट्स का बुखार चढ़ा हुआ है। सर नोट्स प्रोवाइड करा दो, सर जी हमें नोट्स दे दो। तो भाई देखो यार, जो बच्चा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड में है, वो हमारे बेस्ट बनाए हुए बेस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकता है ई बुक्स के फॉर्म में, दैट इज पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट चेकआउट करनी पड़ेगी, विच इज www.magnetbrains.com, या आप सेम काम यानी डाउनलोडिंग वाला काम ई बुक्स एंड ई नोट्स डाउनलोड कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन विजिट करके भी। ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर भी जाके आप ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करके अपने लिए बेस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग सेशन ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर जीशान सर आज आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिक्स, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, सो दैट हमारी आप कह सकते हो प्रोफिशिएंसी और अच्छी होगी, हम और अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इस सेशन में आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें थोड़े से क्वेश्चंस बड़े होंगे, तो उसमें आपको 11 to 15 दिए जाएंगे। फिर एक और सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें 16 to 20 यानी 16 से 20 यानी 5 क्वेश्चंस और प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो टोटल वी विल डू 20 क्वेश्चंस के आसपास। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला सेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग बेटा प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, और इस सेशन को लाइक कर दो। पूरा वीडियो देखना अच्छे से, तसल्ली से, सारी चीजें लिखना, सारी चीजें सुनना, सारी चीजें देखना, और कमेंट्स में बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। चलते हैं, शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक है, डन भाई। यहां पर पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, डिटरमाइन a क्रॉस b। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, सिखाया है मैंने आपको, a क्रॉस b निकालो। अच्छा सुनते हैं ना, इजी होता है, बहुत इजी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, पहले हमें समझने की जरूरत है सर
कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है, सबसे पहले क्या होता है सर, एक सेट होता है, दिस इज अ सेट, ठीक है। और इस सेट के अंदर जो चीजें आती है ना वो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, समथिंग कॉमा समथिंग, समथिंग कॉमा समथिंग, समथिंग कॉमा समथिंग, ठीक है, जिसको मैं अभी फिलहाल लिख रहा हूं x कॉमा y से, सच दैट x जो होगा ये पहला, ये पहले सेट से होगा, y जो होगा ये दूसरे सेट से होगा। बस इतनी बात अपन को समझनी है, ठीक है, इतनी बात हमको समझनी है कि जो x होगा वो बिलोंग करेगा, पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, विल बिलोंग टू A, दूसरा एलिमेंट y विल बिलोंग टू दूसरा सेट, y बिलोंग्स टू B, और ये हो गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, डन है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, जल्दी से अपन समझते हैं क्या है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है सर। देखो यहां देख लेते हैं, A क्रॉस B है तो पहले A को देखेंगे, पहले A को देखेंगे, A को पहले सबसे पहले देखेंगे, और A का पहला एलिमेंट इसके सबके साथ पेयर बनाए जाएंगे, सबके साथ पेयर बनेंगे, मतलब 1,5, 1,7, 1,9। सबसे पहले ये लिख दो, ठीक है सर, 1,5 ब्रैकेट क्लोज, देखो आगे x कॉमा y, फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगाओ, ये एक एलिमेंट हो गया, फिर 1,7, फिर 1,9, लो भैया डन, ठीक है। 1 का काम खत्म हो गया। सेम चीज अभी अपन 2 के साथ करेंगे, अब सेम चीज 2 के साथ करेंगे, 2 के पेयर बनाओ इन तीनों के साथ, 2, 5, 2, 7, 2, 9, ठीक है सर, 2,5, 2,7, 2,9, डन है, बिल्कुल डन है सर, पक्की बात है, हाँ सर। अब 3 के साथ होगा, 3, 5, 3, 7, 3, 9, ठीक है सर, 3, 5, 3, 7, 3, 9, डन है जी सर। अब 4 की बारी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 की बारी, 4, 5, 4, 7, 4, 9, ठीक है सर, समझ में आ गई बात, 4, 5, 4, 7 एंड लास्ट 4, 9, और बेटा ये अब हो गया खत्म, बस खत्म, सबको हो गया। 1 ने तीनों के साथ दोस्ती कर दी, 1, 5, 1, 7, 1, 9, 1, 5, 1, 7, 1, 9, 2 ने भी तीनों के साथ दोस्ती कर ली, 3 ने भी और 4 ने भी, सर खत्म, एक क्रॉस भी हो गया। अब जल्दी से इसको अपन कर देंगे एक ऐसे ब्रैकेट में क्लोज, एक ब्रैकेट और दूसरा करली ब्रैकेट, ये सर ये क्या हो गया, दिस इज ए क्रॉस बी, पहला पार्ट खत्म। सेकंड बी क्रॉस ए, भैया बी क्रॉस ए निकालो, चलो बी क्रॉस ए निकालते हैं, सेकंड इज बी क्रॉस ए, ठीक है, बी क्रॉस ए। ध्यान से सुनना मेरी बात, जी सर ध्यान से सुनने की आवश्यकता है भाई आपको, है ना, ध्यान से सुनो, ये अपना ए क्रॉस बी है, ठीक है, बी क्रॉस ए का मतलब है पहले अपन को बी, बिल्कुल यही काम करना है, बस पहले बी देखना पड़ेगा, पहले वी हैव टू वॉच बी, तो पहले बी देखेंगे। अब बी का पहला एलिमेंट उठाएंगे, इसकी दोस्ती इन सबसे कराएंगे, जो पहले सेट आएगा उसके एलिमेंट्स को पहले देखा जाएगा, बस इतनी सी बात है। बी को देखो, बी का पहला एलिमेंट देखो 5, अब 5 की दोस्ती इन चारों से कराओ, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, बात समझ में आ गई, ये सर 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, नेक्स्ट 5 की दोस्ती हो गई चारों से। अब 7 की बारी, 7 की दोस्ती इन चारों से होगी, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 7, 1, 7, 2, 7, 3, लास्ट 7, 4, 7 भी हो गया सर, ठीक है। अब 7 भी गया, 7 की भी दोस्ती हो गई। अब 9 की, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4, लिखते हैं बेटा, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4, और ब्रैकेट में पैक कर दो, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट ओपन। ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। थर्ड, इज ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ऑलवेज रिमेंबर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। इन्होंने ये कहा तो अपन कहेंगे नो, फॉल्स है भैया, बिल्कुल गलत है, ये दोनों इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। क्यों बेटा? देखो यहां पर हमारे पास 1,5 है, ये एलिमेंट है, दिस इज एन एलिमेंट, ठीक है, ये अपना एक एलिमेंट है।
क्या यहां भी 1,5 है? नहीं है सर, यहां भी 1,5 नहीं है, यहां पर हमारे पास 5,1 है जो अलग है, ये और ये अलग है। जब यहां 1,5 है और यहां 1,5 नहीं है तो ये कहां से इक्वल होते हैं? इक्वल एलिमेंट्स, इक्वल सेट वो होते हैं, इक्वल, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ए क्रॉस भी एक सेट है ना, बी क्रॉस एक सेट है। ये इक्वल तब होते हैं दो सेट्स जब दोनों के अंदर बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम एलिमेंट्स मौजूद हों। 3 7 तो इसके अंदर भी 3 7 होना चाहिए, 7 3 है, ये तो उल्टा है, 3 7 और 7 3 अलग अलग चीजें हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये, तो अलग अलग, तो दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, डन सर। फोर्थ इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही है बेटा, ये बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा, अपन लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे बेटा? यस ट्रू। क्यों? बताता हूं, सुनते जाना, सुनते जाना। एक फॉर्मूला होता नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालने के लिए, है ना, एक फॉर्मूला होता, फॉर्मूले देखो ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता सर? कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं इसके अंदर। तो इसका फॉर्मूला होता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, बस ये मल्टीप्लाई कर दो। तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? ए के अंदर 4, बी के अंदर 3, 4 × 3, तो 4 3 जा सर 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी कितना आया? ए क्रॉस बी 12, गिन लो बेटा 12 आए होंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, 7 8 9 10 11 12 आए बेटा, देख लो 12 है ना। हाँ सर, अच्छा यही चीज बी क्रॉस ए में पूछेंगे, n इंटू बी क्रॉस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सर बी में कितने एलिमेंट्स हैं? बी के अंदर 1 2 3 3 है, ए के अंदर 4 है, तो 3 4 जा 12। सर ये आया 3 × 4, तो 3 4 जा 12। ठीक है, डन सर। तो 12 और 12 मैच कर गए, इधर काउंट करो 12 में क्या बी क्रॉस ए में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बेटा यस 12 है, उसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसलिए इसको यस कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं बच्चा मैं। जी सर, यह क्वेश्चन नंबर 2, इफ फाइंड एक्स एंड वाई इफ। सिंपल है बच्चा, सिंपल है, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, डन सर। ये अपना ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने पहली बात हमसे कही है कि एक ऑर्डर्ड पेयर आपका, ध्यान से सुनना बेटा, एक ऑर्डर्ड पेयर है 4x + 3 और कॉमा दूसरा y लिखा है। ठीक है, इज इक्वल टू अनदर ऑर्डर्ड पेयर 3x + 5 कॉमा -2 ब्रैकेट क्लोज। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो मेरी बात सुनो, ये है x, y। ठीक है, डन सर। ये है x, y। अब सुनते जाओ, देखो जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं ना, x1, y1 इज इक्वल टू x2, y2, जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं तो हमेशा याद रखना कि x1 इस वाले पार्ट का x यानी एब्सिसा, इस वाले पार्ट का x यानी एब्सिसा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया है, x1 और x2 इक्वल हो जाएंगे बेटा। ऐसे ही बच्चों y1 और y2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अपन को पता है कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो एब्सिसा एंड एब्सिसा इक्वल हो जाते हैं, y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाते हैं। तो सर इसके लिए ये x1 है, दिस इज x1, दिस इज x2, तो ये x1 हो गया, यानी x1 इज इक्वल टू x2 लिखेंगे। x1 के नीचे बेटा लिखेंगे 4x + 3, ये 4x + 3 है, इज इक्वल टू x2 बेटा 3x + 5 है। डन। 3 को वहां, 3x को यहां, 4x के पास 3x आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, 5 के पास 3 आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, ये 2 आ गया बेटा, है ना। x इज इक्वल टू 2, y क्या आएगा? y1 इसका y, इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का y, इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का y, तो y1 इज इक्वल टू y2, y1 इज इक्वल टू y2। ठीक है, डन सर, y1 इज इक्वल टू y2,
ये समझ में आ गया? यस सर। ये y1 है इसका y और ये इसका y, y1 और y2, y इज इक्वल टू बेटा इसका क्या आएगा, y1 की जगह यहां पर वी विल राइट y इज इक्वल टू y2 की जगह -2। बेटा ये दूसरा आंसर आ गया, है ना। फर्स्ट वाला अपन ने कर लिया, x2 है, y -2 है। ऐसे सेकंड वाला करते हैं। डन सर, बिल्कुल डन, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो सेकंड, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई ऑर्डर्ड पेयर्स में है बेटा, x माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई, और ये इक्वल दिया है, किसके इक्वल दिया, 6,10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है। ठीक है सर, अब जब दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल है तो बेटा ये क्या है, ये समथिंग कॉमा समथिंग, तो ये हो जाएगा x1 कॉमा y1। ठीक है, समथिंग कॉमा समथिंग, ये हो जाएगा x2 कॉमा y2। अब दोनों इक्वल दिए, अब दोनों अगर इक्वल हैं तो हमने तो सीखा है सर x1 और x2 इक्वल हो जाएंगे अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, y1 और y2 इक्वल हो जाएंगे अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है। बात समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन को पता है दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है तो x1 और x2 एब्सिसा और एब्सिसा इक्वल, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये x माइनस वाई, ये 6। ठीक है सर, इक्वेशन नंबर 1। y1 इसका और y2 यानी y और y दोनों इक्वल है, y1 इज इक्वल टू y2। y1 है बेटा x प्लस 6, सॉरी x प्लस वाई, और y2 है बेटा 10, तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 2। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वही अपन को एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, है ना। ये इसके नीचे रख दो, इज इक्वल टू 6, y प्लस का y माइनस का कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 16 और 16x इज इक्वल टू 8। x कितना आया बेटा? 8। x आया 8। ठीक है, y कितना आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में x की वैल्यू 8 रख दो भैया यहां, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 8 वहां जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 8 2, तो y2 आया। तो यहां आ गया x 8 और y2 खत्म। यहां भी x, y निकालना था तो x, y निकाल दिया बेटा अपन ने। सेकंड क्वेश्चन इज फिनिश्ड। चलते हैं सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चल देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है छुपा हुआ। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा बेटा, इफ a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट a इज अ फैक्टर ऑफ b एंड a इज स्मॉलर देन b। क्या बात है यार, मजा आ गया। देखो हमें एक सेट दिया a, 2 4 6 9। ठीक है सर, एक सेट दिया b, मैं इसके नीचे लिख रहा हूं 4 6 18 27 54। अब इन्होंने पता क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर का सेट लिखो a कॉमा b। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अपन को ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b लिखना है। और सुनो, और सुनो जी सर, सेट लिखना है। सेट का मतलब है सेट, ऐसा। ठीक है, सच दैट जो a है वो बिलोंग करेगा कैपिटल A से, मतलब जो एलिमेंट आप a लोगे वो सेट A से होना चाहिए। उसके बाद B बिलोंग करेगा कैपिटल B से, मतलब एलिमेंट जो B लोगे वो कैपिटल B यानी दूसरे सेट B से बिलोंग करना चाहिए। एक और कंडीशन दी है, एक और कंडीशन दी है। क्या सर? एक कंडीशन ये दी है सर कि A इज अ फैक्टर ऑफ B। जो A है वो B को डिवाइड कर दे पूरी तरह से। ये होता है फैक्टर का मतलब, समझ रहे? फैक्टर का मतलब होता है A इज अ फैक्टर ऑफ B, जो A है वो डिवाइड कर रहा हो B को। एक और कंडीशन दी है, A इज स्मॉलर देन B। लो भैया, बहुत सारी कंडीशंस दे दी हैं। सुनो, इजी है, लंगूर क्वेश्चन है, बिल्कुल लंगूर क्वेश्चन। देखो कैसे, सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है जी सर, ध्यान से सुनना, कान से तो सब सुनते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान जरूरी है। बात नंबर 1, हमें a कॉमा b चाहिए और a जो है ना वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल A से, मतलब a इनमें से ही कोई ना कोई होगा। तो हम समझ गए कि a यहां से आएगा, b यहां से आएगा, है ना, छोटा b एलिमेंट b, a कॉमा b में b यहां से आएगा, इनमें से। ठीक है सर, डन है ना। b इज डिविजिबल बाय a, सुनते जाना। 4, जल्दी से देखो 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। b डिविजिबल बाय a, b डिविजिबल बाय a, ये ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, ध्यान देना। हाँ सर, b में पहले मैंने 4 लिया,
अब 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 इज डिविजिबल बाय 2, ये सही बात है। तो पहला आंसर आ गया 2,4। क्या आया? 2,4। क्यों आया? a, b लिखेंगे ना, b इज डिविजिबल बाय a, मतलब जो a है ना वो b का फैक्टर हो। तो मैं चलो ऐसे ही दिखा देता हूं, सुनो। 2 इसका भी फैक्टर है, 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 मतलब 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, 2 इसको भी डिवाइड कर देगा। a इज अ फैक्टर ऑफ b, a b को डिवाइड कर देगा। तो इस हिसाब से 2,4 आया, यानी 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। 2,6 आएगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। नहीं आ रही बात समझ में? 2,6 आएगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। 2,18 आएगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 18। ठीक है सर, 227 तो डिवाइड नहीं होगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 54, 2 54 को भी डिवाइड कर देगा, 2,54। इतनी बात क्लियर है? ये सर कॉमा लगाओ। ये 2 a से आया, 4 6 18 तो 54 ये b से आए। a इज स्मॉलर देन b, ये भी देखो जो a है वो b से छोटा होना चाहिए। देखो a 2 इज स्मॉलर देन 4, 2 इज स्मॉलर देन 6, 2 इज स्मॉलर देन 18, 2 इज स्मॉलर देन 54। डन है, 2 का काम खत्म। अब 4 की बात करते हैं। 4 किसका? ये किसका फैक्टर है? ये 4 का फैक्टर है, तो 4,4 आएगा, पर 4,4 ले नहीं पाएंगे क्योंकि a इज स्मॉलर देन b होना चाहिए। अगर मैंने कहा 4 इज अ फैक्टर ऑफ 4, तो यार ये a और b तो इक्वल आ गए, a इक्वल टू b आ रहा है, जबकि हमें a स्मॉलर देन b चाहिए। तो यहां तो ये 4,4 तो नहीं हो पाएगा। अब 4 का फैक्टर है, 4 6 का फैक्टर नहीं है, 4,6 नहीं आएगा, 4,18 नहीं आएगा, 4,27 नहीं आएगा, 4,54 भी नहीं आएगा, 4 के साथ कोई नहीं आएगा। समझ गए? क्योंकि फैक्टर है ही नहीं है 4 के। अब आ जाओ 6 4 का फैक्टर नहीं है, 6 4 को डिवाइड नहीं कर सकता। 6 का फैक्टर है पर आएगा नहीं, 6,6 नहीं आएगा, 6,6 नहीं आएगा, सेम नहीं, a इज स्मॉलर देन b चाहिए। थोड़ा दिमाग में रखो चीजों को, ठीक है। 6,18 आ जाएगा क्योंकि 6 18 का फैक्टर है और 6 स्मॉलर देन 18 भी है, तो अपन ने लिखा 6,18। क्या लिखा बेटा? 6,18। 6,27 नहीं आएगा क्योंकि 6 27 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 6,54 आ जाएगा क्योंकि 6 9 54, 6 54 को डिवाइड कर सकता है, 6 54 का फैक्टर है, तो 6,54 आ गया। डन है। a इज स्मॉलर देन b होना चाहिए, a इज स्मॉलर देन b, 6 इज स्मॉलर देन 18, 6 इज स्मॉलर देन 54, सही है। नेक्स्ट, अब 9 की बारी है ना? अब 9 की बारी है सर, तो 9 देख लेते हैं 9 का क्या है हिसाब किताब। ठीक है, डन सर। तो 9 और देख लेते हैं। 9,4 नहीं आएगा क्योंकि 9 4 का फैक्टर नहीं है। a, b, a यहां से उठेगा, a, b, a, b, a, b ऐसे ही रहेगा। 9,6 भी नहीं आएगा। 9,18 आ जाएगा क्योंकि 9 18 का फैक्टर है, 9 18 को डिवाइड कर सकता है, तो 9,18 लिखो बेटा। ठीक है सर। 9,27, 9,27 लिखो भैया। क्यों? 927 को डिवाइड कर सकता है, 927 का फैक्टर है सर। बात समझ में आ गई? ठीक है, डन सर। 9,54 होगा क्योंकि 954 को डिवाइड कर देगा, 954 का फैक्टर है, 9 6 54, तो 9,54 भी आएगा। 9,54। अब बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जल्दी से पैक कर दो, एक बार कंफर्म कर लो क्या a इज स्मॉलर देन b है ना सब में? जल्दी से देख लेते हैं, है ना सर? a इज स्मॉलर देन b, हाँ। 2 इज स्मॉलर देन 4, 2 इज स्मॉलर देन 6, a इज स्मॉलर देन b, a इज स्मॉलर देन b, 2 इज स्मॉलर देन 18, 2 इज स्मॉलर देन 54, 6 18 से छोटा है, 6 54 से छोटा है, 9 18 से छोटा है, 9 27 से छोटा है, 9 54 से छोटा है, सब फैक्टर है। दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। खत्म, आंसर आ गया। आंसर आ गया बेटा, लो भैया, है ना? अपन को ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने थे और ऑर्डर्ड पेयर्स को सेट में लिखना था, तो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स भी निकाल दिए, सेट भी बना दिया। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 4th पे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। ठीक है, डन सर। इसको इरेज किया, ये 24th पे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय। चलो देख लेते हैं सर, इजी है। ठीक है, देखो सुनो, फिलहाल जो डोमेन है उसको बोला जाता है सेट ऑफ इनपुट्स। क्या बोला जाता है सर? सेट ऑफ
सेट ऑफ इनपुट्स। क्या बोला जाता है बेटा? सेट ऑफ इनपुट्स। ठीक है, ठीक है। देखो डोमेन की बात हो रही है ना, डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ इनपुट्स, सेट ऑफ इनपुट्स। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं सेट ऑफ इनपुट्स। अब सेट ऑफ इनपुट्स नहीं, अपन लिखेंगे सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज ऑफ इनपुट्स, सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज ऑफ इनपुट्स। इनपुट एक्स को कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज ऑफ इनपुट। ठीक है, अब सुनते जाओ, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड है इस रिलेशन में, देखते हैं। तो रिलेशन समझना है पहले। रिलेशन जो है आर, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं? उसके अंदर हमारे पास एक्स कॉमा वाई। देखो रिलेशन जो होता है, फंक्शन जो होता है, इसके अंदर बेटा ऑर्डर्ड पेयर्स ही आते हैं। ठीक है, तो अपन ने लिखा एक्स कॉमा वाई सर। ठीक है, एक्स कॉमा वाई लिख लिया। ठीक है, डन है। इसके बाद इन्होंने ये जो रिलेशन ये जो दिया ना, ये बहुत खतरनाक सा आप कह सकते हो कंडीशन दी है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6/x। आगे और पढ़ेंगे, वेयर एन एक्स एंड वाई, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि ये अपन की कंडीशन है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट, एंड x इज स्मॉलर देन 6। देखो यार, x इज स्मॉलर देन 6, यहां तो अपन को मजा आ गया बच्चों। यहां अपन को मजा क्यों आया मैं बताता हूं। देखो ये जो चीज इन्होंने बोली ना, इसने अपन को x की वैल्यूज दे दी। x इज स्मॉलर देन 6, x इज नेचुरल नंबर। दो कंडीशन पकड़ो तुम तो, x जो है वो नेचुरल नंबर है और x जो है वो 6 से छोटा है। तो भैया एक बात बताओ यार, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते? 1 से। तो 1 लिखो, 2 लिखो, 3, ये नेचुरल नंबर लिखते जाओ, 4, 5 और 6 हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो कह रहा है x जो है नेचुरल नंबर जो है वो 6 से छोटा है। लो भैया x आ गया, 1 2 3 4 5। अब ये x की वो वैल्यूज हैं जो अलाउड है। अलाउड का मतलब है जो दी गई है कि आप x की जगह ये चीजें रख सकते हो। अगर बच्चा पढ़ा लिखा है तो x रिलेटेड टू नेचुरल नंबर समझ जाएगा, x 1 2 3 4 चल सकता है। x इज स्मॉलर देन 6 मतलब x 6 से छोटा होगा, तो 1 2 3 4 5 यही x की वैल्यूज आएंगी। और बेटा सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज ऑफ x, ये x की वो वैल्यूज हैं जो अलाउड है। तो हमारे पास तो डोमेन आ गया। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच आर अलाउड, जो हमें एक्चुअली दी गई हैं। तो हमें दी गई हैं या अलाउड वैल्यूज ऑफ x या इनपुट्स हैं 1 2 3 4 5। बस ये आ गया बेटा डोमेन। ठीक है, ये आ गया डोमेन। अब बारी है बेटा रेंज की, कि रेंज क्या होता है। तो भैया रेंज डिपेंड करता है डोमेन के ऊपर। अगर डोमेन हमारे पास है तो हम रेंज निकाल सकते हैं। रेंज का मतलब होता है जो सेट ऑफ एक्स आया, एक्स की वैल्यूज का जो सेट आया, उनके हिसाब से जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है। एक बात ध्यान रखना, डोमेन को इनपुट का सेट भी बोला जाता है, द सेट ऑफ इनपुट्स। एक्स को इनपुट्स भी बोला जाता है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, जो x है ना, x की वैल्यूज को अपन इनपुट वैल्यूज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनपुट वैल्यूज। अब इनपुट वैल्यूज है तो इससे आउटपुट भी मिलता होगा, बिल्कुल, इनपुट वैल्यूज। ठीक है, अब इन्हीं इनपुट वैल्यू से निकलने वाले आउटपुट्स का हमें बनाना है सेट, वही बन जाएगा रेंज। खत्म। तो चलो सर आउटपुट निकालते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो हमारे पास जो कंडीशन दी है y है आउटपुट, ध्यान रखना बेटा, y है आउटपुट। ठीक है, इसको बोलते हैं इनपुट और इस इनपुट से आने वाले आउटपुट को y बोलते हैं। ठीक है, डन सर। तो y इज इक्वल टू बेटा x प्लस 6/x। डन सर, बिल्कुल। चलो तो सबसे पहले x की वैल्यू अपन 1 रखते हैं और देखते हैं y कितना आ रहा है। y 7 आ जाएगा बेटा, y 7 आ जाएगा। रख के देखो, 1 प्लस 6/1, 6/1 6 होता, 6 प्लस 1 7। ठीक है सर। अब यहां x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 1, 2 भी रख सकते हैं, 2 रखो। तो जैसे ही 2 रखेंगे, 2 प्लस 6/2, 6/2 होता है 3, 2 प्लस 3 5, तो y आ जाएगा बेटा 5। अब हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, तो बेटा यहां 3 रखेंगे, यहां 6/3, 6/3, ये भी 3, ये भी 3, ये 2 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5, तो y आ जाएगा बेटा 5। x की जगह 4 रखते हैं, यहां दिक्कत हो जाएगी, सुनते जाना। यहां 4 और यहां 6/4, 6/4 होगा 3/2। देखो ये मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं, y इज इक्वल टू x प्लस 6/x। यहां मैंने 4 रखा प्लस यहां 6/4 रखा, ये 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, है ना। सिंपल कर देंगे इसको,
तो ये 3/2 3/2 होता 1.5, 4 + 1.5 बेटा ये 5.5 आया। y का वैल्यू 5.5 आया। क्या y का वैल्यू 5.5 आ सकता है? अलाउड है? नहीं है अलाउड, क्योंकि y भी बेटा एक नेचुरल नंबर है। ध्यान से देखो, y एक नेचुरल नंबर है। यहां y नेचुरल नंबर था 7, 5, 5। यहां जो y आ रहा है ना, y = 5.5, ये अलाउ नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज नॉट अलाउड। y = इसको रेड से लिख रहा हूं क्योंकि ये अलाउड नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको लिख देता हूं डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चा, ऐसे ही जब x = 5 रखेंगे तब भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, x = 5 रखो, देखो x = 5, तो y कितना आएगा देखते हैं सर, है ना, देखते हैं। तो x की जगह 5 रखो भाई, x की जगह यहां 5 रखा प्लस 6/5, तो सर 5 + 5 1 = 5, 5 2 = 10, ये 6.2 आया सर। y 6.2 आया। ये भी एक नेचुरल नंबर नहीं है, y को नेचुरल नंबर होना जरूरी है, तो ये आया अपना 6.2 बिलोंग्स नहीं, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारा जो आंसर आया, जो हमारा आउटपुट आया, जो अच्छा वाला आउटपुट आया, मैं फिर बोल रहा हूं रेंज की बात हो रही है, रेंज का मतलब आउटपुट का सेट, रेंज का मतलब जो अच्छा आउटपुट आया, ऐसा आउटपुट जो क्वेश्चन अलाउ करे, तो उनका सेट बना दो। तो सर रेंज का मतलब जैसे जैसे डोमेन का मतलब है एक्स के इनपुट्स के सेट बना दो, है ना, एक्स ये अलाउड थे। इन इनपुट से जो आउटपुट्स आए वो आउटपुट आए 7 5 5 5.5 6.2 7 5 5, इसको 2 रखेंगे अगर, हाँ 7 5 5 5.5 6.2। अब 7 सेलेक्टेड है, 5 सेलेक्टेड है, 5 सेलेक्टेड है, ये दोनों सेलेक्टेड नहीं है क्योंकि y भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए था। y यानी आउटपुट नेचुरल नंबर इन दोनों केसेस में नहीं आया, तो 7,5 आंसर। 7,5 नहीं, एक सेट में जब चीजें लिखी जाती हैं तो एक ही बार लिखी जाती हैं। 5,7 ये अपना आंसर आ गया सर, ये अपना डोमेन है, ये अपना रेंज है। जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया तरीके से अपन ने कर दिया खत्म। एंड लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से देख लो बेटा, इसको जल्दी से फिर मैं इरेज कर दूं और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। ठीक है सर, डन है। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज इज द फॉलोइंग रिलेशन अ फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। सिंपल है सर, देखो रिलेशंस को देखकर फंक्शंस है कि नहीं ये बताना बहुत आसान चीज है। क्यों है आसान चीज, बताता हूं, देखो सुनते जाना। ये रिलेशन नंबर 1 दिया अपन को, ठीक है, ध्यान से सुनना सर, बिल्कुल देखो जो रिलेशन है ना उसमें से सबसे पहले डोमेन और रेंज को अलग अलग कर लो। डोमेन और रेंज, एक बात ध्यान रखना, रिलेशन के अंदर जो भी हमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हों उनके x x x x इनपुट 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 का सेट बना लो, वो डोमेन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये दिया, ये है इनपुट इस पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का, ये है इनपुट पहले दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का, ये इनपुट और ये इनपुट। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर सबसे पहले, ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहले मैंने इनका एक सेट बना लिया 2, 1/2, 2, -4, 2, -4। ठीक है, ऐसे लिख लिया सर मैंने। ठीक है, 2 दो बार रिपीट करूंगा नहीं क्योंकि 2 और 2 दो बार है तो 2 बार रिपीट करूंगा नहीं, एक सेट बना लो सर। ये सेट बना लिया 2, 1/2, 2, -4, 2, 1/2, 2, -4, 2, 1/2, 2, -4। ये 2 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे क्योंकि सेट बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अपन इसके रेंज का सेट बना लेते हैं, यानी आउटपुट का। 2 इनपुट है तो इसका आउटपुट 3, ये 0, ये 7 और ये 6। तो दूसरा सेट बनाओ 3 0 7 6। ठीक है सर, बनाते हैं 3 0 7 6, 3 0 7 और 6 और बंद कर दो। बंद कर दिया, सुनते जाना जी सर। अब अपन क्या करेंगे, अपन 2 सेट बनाते हैं, एक सेट ये है ना, दोनों सेट को अपन ऐसे बनाते हैं और इस रिलेशन को इस रे फिगर, रे एरो या एरो डायग्राम जो भी कह सकते हो आप, इसकी मदद से दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बेटा 2 1/2 और 4, 2 माइनस का माइनस नहीं, सिंपल 1/2 और 4 -4। ठीक है सर, दूसरा 3 0 7 6, 3 0 7 6, 3 0 7 6। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब जरा कनेक्शन बनाओ, 2 का आउटपुट 3 है, 2 का आउटपुट 3 है तो 2 से अपन ने 3 की तरफ एरो लगा दिया।
सर 1/2 का आउटपुट 0 है, तो 1/2 का आउटपुट 0 है, अपने कनेक्शन बना दिया। सर 2 का आउटपुट 7 है, 2 का आउटपुट 7 है, लो भैया 2 का आउटपुट 7 है, यहां से अपन ने 2 का आउटपुट 7 बना दिया। -4 का आउटपुट 6 है, -4 का आउटपुट 6 है, ये बना दिया। अब सुनो मेरी बात, हमारा फंक्शन नहीं है ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज सिंपल अ रिलेशन। ये एक रिलेशन है, इसको हम एक रिलेशन ही कह सकते हैं, इसको R1 रिलेशन ही कहने दो, नॉट अ फंक्शन। अभी रीजन भी लिखना पड़ेगा, नॉट अ फंक्शन। क्यों? जरा फंक्शन की डेफिनेशन को रिवाइज करो, फंक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा सोचो समझो और फिर सोचो कि यार ये फंक्शन है कि नहीं है। तो बेटा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पता क्या होती है? फंक्शन की डेफिनेशन चीख चीख कर कहती है कि फंक्शंस वो रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस ही है, फंक्शंस भी रिलेशंस ही होते हैं, वो स्पेशल रिलेशंस होते हैं जिनमें एक इनपुट का सिर्फ एक आउटपुट हो और सारे इनपुट्स के आउटपुट्स होने चाहिए। कितने इनपुट्स हैं सर? 3 इनपुट्स हैं, तो 2 का भी आउटपुट है, 1/2 का भी आउटपुट है, 4 का भी आउटपुट है। सारे इनपुट्स के आउटपुट्स हैं, बिल्कुल है सर, लेकिन किसी भी इनपुट का डबल आउटपुट ट्रिपल आउटपुट नहीं होना चाहिए, सिंगल आउटपुट होना चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए। इसको बोलते हैं प्री इमेज, इसको बोलते हैं इमेज। तो यहां जो एलिमेंट्स लिखे हैं इनको प्री इमेज बोलते हैं, यहां जो एलिमेंट्स लिखे हैं इनको इमेज बोलते हैं। तो इसकी कितनी इमेजेस हैं? इसकी 2 इमेजेस आ रही, इसके 2 आउटपुट आ रहे। सर 2 जो है ना, 2 लोगों के साथ रिलेशन रखा हुआ है, 2 के 2 रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक रिजल्ट आ रहा है सर 3 और एक रिजल्ट आ रहा है सर 7। ये कंडीशन अलाउड नहीं है बेटा, ये कंडीशन अलाउड नहीं है ना, दिस इज नॉट अलाउड इन फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे? बिकॉज दिस इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज रीजन लिखना जरूरी है। यस सर, बिकॉज टू हैव 2 डिफरेंट इमेजेस, इसके 2 रिजल्ट्स हैं, 2 इमेजेस हैं, 2 डिफरेंट इमेजेस या 2 डिफरेंट आउटपुट्स कह सकते हो आप, है ना। एंड दिस इज नॉट अलाउड इन फंक्शन। एक इनपुट का भाई एक आउटपुट होना चाहिए, होना ही चाहिए, आउटपुट तो होना ही चाहिए और एक ही आउटपुट होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। इधर है क्या? चलो देखते हैं सर, सिंपल है, देखते जाओ। दूसरा वाला देखते हैं, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, दिस इज नंबर 1। सेकंड देखते हैं सर जी, R2 सेकंड वाला है, ठीक है। बेटा जो R2 है इसके अंदर हमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं वो है x, mod x, ठीक है, x, mod x, ब्रैकेट क्लोज। डन है? बिल्कुल डन है सर, पक्की बात, 110% पक्की बात है सर। x इज अ रियल नंबर सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना जी सर। कहने का इनका ये मतलब है कि आप x की जगह कोई भी रियल नंबर ले लो, मतलब प्लस का, माइनस का, 0, रूट, अपॉन, रैशनल, इररेशनल, जो आपको लेना है आप वो ले लो। पर इन्होंने ये कहा कि आपको ऑर्डर्ड पेयर ऐसी कंडीशन पे ही बनाना पड़ेगा, x, mod x, ठीक है। अब सुनते जाना जी सर, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। इसकी जगह अपन ध्यान से सुनना, x, mod x, इसकी जगह कुछ एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व कराता हूं। जैसे x की जगह 1 रखा, mod 1। अब mod 1 क्या होगा? mod 1 तो 1 होता है, तो पहला आ गया 1, 1, ठीक है सर। अच्छा -1 रख दूं मैं इसकी जगह -1, तो इधर भी -1 आएगा, मॉड के अंदर -1। अरे मॉड्यूलस में -1 है, वो तो 1 ही देगा ना, हाँ, तो -1, 1। डन है सर, बिल्कुल डन है, ठीक है। 2 रखो, अगर x की जगह 2 तो इसकी जगह भी 2, तो यहां भी 2 आएगा। अरे मॉड्यूलस में 2 आ गया, वो तो 2 ही देगा सर, तो 2, मॉड्यूलस की जगह 2 ही आएगा, ठीक है। अच्छा -2 रख दूं, अगर मैं इसकी जगह -2 रख दूं इसकी जगह, तो इसकी जगह भी -2 आएगा। जी हाँ, मॉड -2, तो -2 मॉड भाई 2 ही देगा, मॉड्यूलस का तो काम है पॉजिटिव देना, तो -2, 2। अच्छा, इसकी जगह अगर 0 रख दिया तो कोई भी रियल नंबर रख सकते, तो मॉड 0, तो ये तो 0, 0 होगा सर, है ना। दिस विल गिव अस 0, 0। जी सर, तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी इनपुट 2 आउटपुट नहीं दे रहा, आउटपुट तो देगा पर 2 आउटपुट नहीं दे रहा। अगर अपन इसको इसी एरो डायग्राम से समझना चाहें, जैसे ये एरो डायग्राम है, ठीक है, ये एरो डायग्राम बना लिया अपन ने, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, डन।
देखते जाना जी सर। जैसे यहां पर मान के चलो मैंने 0 लिखा, -1 लिखा, -2 लिखा और ऊपर डॉट 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 लगा दिया, मतलब बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। -1 इधर +1 लिखा, +2 लिखा, +3 +4 +5 ऐसे डॉट 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 लगा दिया, ठीक है सर, रियल नंबर। ये x है और ये mod x है, यहां mod x। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा। यहां तुम गौर से देखो 1 2 3 4 0, ये पॉजिटिव नंबर या 0, मॉड का काम देखो, जो y है ना वो मॉड है, और मॉड में आपको या तो 0 मिलेगा या फिर आपको +1 +2 +3 +4 पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब मैंने -2 लिया, जब मैंने -2 लिया तो y 2 आया, -2 लिया तो y ये पूरा 2 आया, तो -2 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन भी 2 से है। देखो जब 2 लिया तब भी y भी 2 आया, 2 mod 2 तो 2 होता है, ठीक है सर। जब -1 लिया तो इसका रिलेशन 1 आया, इसका इमेज 1 आया, और जब 1 लिया तब भी इसका इमेज 1 आया। समझ में आ गई बात? देखो ना, 1 लिया तब भी 1 आया, देखो 1 लेके mod 1 आया, -1 लेके भी mod 1 आया, है ना, -1 से भी जो y आया, जो मॉड्यूलस आया वो 1 आया, तो -1 का भी 1 आया। ऐसे बच्चों जो 0 है, 0 का 0 आया। तो हर एक रियल नंबर का आउटपुट आएगा, ये बात तो सही है, हर एक इनपुट का आउटपुट आएगा। फंक्शन यही तो होता है कि हर एक इनपुट का आपको आउटपुट मिलेगा, ये बात तो सही है, ठीक है सर, हर एक इनपुट का आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, और सिंगल आउटपुट मिलेगा, ये बात भी सही है। तुम x में कोई भी वैल्यू ले लो, तुम्हें सिंगल आउटपुट मिलेगा, 2 आउटपुट नहीं मिलेंगे। मैं x की जगह 1 लिख दूं तो यहां पर y मुझे एक ही चीज मिलेगी, यहां पर 1 ही मिलेगा मुझे। अगर मैं -2 लिख दूं, -2 यहां पे रख के एक ही आंसर मिलेगा। अगर मैं 7 रख दूं तो एक ही आंसर मिलेगा, मतलब एक इनपुट आपको एक ही आंसर दे रहा है। ये हमारा फंक्शन है, तो अपन क्या कहेंगे, यस दिस इज अ फंक्शन। सेकेंड वाला फंक्शन है, फर्स्ट वाला पार्ट फंक्शन नहीं है। क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 6 पे। चल मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस दिस एंड दिस आर इक्वल। कर लो भैया, इजी है यार, ये तो हमें कंडीशन दी गई है। क्या गिवन है बेटा? हमें कंडीशन दी गई है, गिवन है कि डोमेन निकालो, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जब दोनों फंक्शन हमें इक्वल दिए हो, gx और fx इक्वल दिए हो, है ना, fx और gx हमें इक्वल दिए गए हों। ये fx है और ये gx है। व्हेन दे आर इक्वल तो डोमेन यानी x की वैल्यू निकालो। तो fx के नीचे fx सॉल्व कर दो। fx है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 1, gx क्या है, gx है 1 माइनस 3x, है ना। क्या करें सर? कुछ नहीं, सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको यहां बुलाओ, सॉल्व करो। 2x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा यहाँ के, है ना, प्लस 3x हो जाएगा, -1 और -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 2 4, 4 3 चाहिए, 4 1 4, ठीक है, 4 1 4, 4 1 4, ठीक है। 2x स्क्वायर, अब इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं अपन, ठीक है, प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। भाई इन दोनों से कॉमन 2x कॉमन आ जाएगा। आई होप यार फैक्टराइजेशन तो बच्चा आता ही होगा तुम्हें। यहां से -1 कॉमन, तो यहां बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इतने पार्ट और इतने पार्ट में x प्लस 2 कॉमन, ठीक है, x प्लस 2 कॉमन, ब्रैकेट क्लोज, 2x माइनस 1 आएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 लेके सॉल्व कर दो इसको, ठीक है सर। तो ये बनेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई बेटा -2। ये सॉल्व कर दो बेटा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब इन्होंने कहा था ऐसी डोमेन निकालो, फाइंड द डोमेन फॉर विच, सारे डोमेन नहीं, इन्होंने डोमेन में एक कंडीशन रख दी थी बेटा, एक कंडीशन रख दी थी, है ना। डोमेन निकालो फंक्शंस के लिए, एक फंक्शन की डोमेन नहीं है,
ये डोमेन दोनों फंक्शंस की है, fx की भी है एंड gx की भी है। कब है? जब fx और gx इक्वल, इन दोनों वैल्यूज पर fx और gx बेटा अपने इक्वल रहेंगे, है ना। कौन सा आया आंसर? आंसर आया बेटा सेट ऑफ टू नंबर्स, यानी -2 और 1/2, -2, 1/2। दो चीजें आई बस, दो नंबर्स, तो कॉमा ये वाले ब्रैकेट लगेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगते हैं जब अलग अलग एलिमेंट्स लिखे जाएं। तो सर ये हो गया अपना फिनिश। चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे सर? सर -2 अगर हमने इन दोनों में रखा, -2 अगर हमने इन दोनों में रखा तो ये दोनों इक्वल रहेंगे क्या? हाँ इक्वल आएंगे, इक्वल आएंगे। रख के देख लो, देखो देखो, fx कितना है? fx है अपना 2x² - 1 बेटा, 2x² - 1। gx है 3x, 1 - 3x, 1 - 3x। तो x की जगह ये दोनों x की वैल्यूज हैं बेटा, माइनस, यहां पर -2 रखेंगे, f -2 -2 का स्क्वायर 4, 4 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 1 - 1 7। सर ये 7 आया, ठीक है। g -1 1 -3 -1 +6 +6 और 1 7। सर ये भी 7 आया बेटा। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। ऐसे ही 1/2 रख के चेक करो, 1/2 रख के चेक करना, तब भी तुम्हारा बढ़िया आ जाएगा। देखो है ना, f -2 और g -2 इक्वल आ गए। ऐसे ही 1/2 रख के चेक करें। चलो सर, तो f 1/2, चलो सर चेक करते हैं। तो 2x² यानी 2 × 1/2 का स्क्वायर -1, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/2 -1 -1/2 आया बेटा, -1/2 आया, ठीक है। अब g 1/2 निकालते हैं, gx में 1/2 रख देते हैं, तो 1 - 3x, 1 - 3 × 1/2, तो ये 1/1 -3/2, तो ये हो जाएगा 2 - 3 यानी 1/2, माइनस का 1/2 ये भी आएगा बेटा। लो भैया दोनों इक्वल आ गए। तो अपन लास्ट में क्या लिखेंगे? ये क्या हमने ये वेरीफाई कर लिया, इन्होंने वेरीफाई करने को बोला नहीं, बट स्टिल बस, यानी कि x इज इक्वल टू -2, f -2 g -2 इक्वल आएगा, x इज इक्वल टू 1/2 यानी f 1/2 g 1/2 इक्वल आएगा। ठीक है, डन सर। जल्दी से देख लो बेटा, लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वन और कंप्लीट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी, है ना। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, दिस इज गॉन, और ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 7 विच इज 7th वन। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। देखो रेंज का मतलब है आउटपुट, आउटपुट के लिए आपको इनपुट पता होना चाहिए। रेंज आप निकाल सकते हो बट आपको डोमेन, पहले इनपुट पता होना चाहिए। इनपुट मींस सेट ऑफ इनपुट्स मींस डोमेन, तो हमें डोमेन की जरूरत है। हम डोमेन पहले देखेंगे, फिर जाके हम इसका इनपुट आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, भले ही वो सिर्फ आपसे रेंज पूछे, पर आपको उसमें डोमेन की भी बात करनी ही करनी है, ये याद रखना है। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। तो भैया यहां फर्स्ट वाला पार्ट, यहां पर हमसे पूछा गया है रेंज मतलब आउटपुट्स का सेट बताओ, सेट ऑफ आउटपुट्स, सेट ऑफ आउटपुट्स। ठीक है सर, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं डोमेन से तुम्हें रेंज बताऊंगा, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर, ये पार्ट नंबर 1। ठीक है सर, यहां लिखा हुआ है मॉड x - 4 अपॉन x - 4। ठीक है, मेरी बात सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। मॉड्यूलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। मॉड्यूलस फंक्शन किसी से डरता नहीं है। ये मॉड है ना, मॉड फंक्शन, हाँ सर, मॉड फंक्शन किसी से नहीं डरता। मॉड फंक्शन कहता है कि मेरे अंदर कुछ भी आ जाए, मतलब मॉड के अंदर 0 आ जाए चल जाएगा, पॉजिटिव नंबर आ जाए चल जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाए चल जाएगा। मतलब ये अंदर जो बैठा है ये पूरा 0 भी हो सकता है, ये पूरा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पूरा नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी फिलहाल अपन मॉड्यूलस पे ध्यान देंगे नहीं। नीचे x - 4 है तो समझ जाओ, अगर मैं डोमेन की बात करूं, अगर मैं इनपुट की बात करूं कि यार इसके डोमेन क्या होंगे बच्चों, इसका डोमेन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सर इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब है, जैसे अपॉन में कुछ चीजें, मैंने क्या बोला, रैशनल फंक्शन है ये, रैशनल, तो रैशनल फंक्शन नीचे अपॉन में कोई पॉलिनोमियल है, भैया ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो बिगड़ जाएगा काम। तो हम समझ गए सर, x - 4 है ना, इट शुड नॉट बी 0, -4 वहां जाएगा तो x इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब x 4 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या आया? डोमेन आया सारे रियल नंबर्स रख दो, कुछ भी रख दो, हमें कोई मतलब नहीं है,
कुछ भी रखो, हमें कोई मतलब नहीं है, बस 4 नहीं रखना। तो ये करली ब्रैकेट में 4 आएगा। ये आ गया डोमेन। ऑल्दो डोमेन पूछा नहीं था बट फिर भी अपन ने निकाल लिया। अच्छा, क्या मैं 4 ऊपर रख सकता हूं? हाँ, ऊपर रख दो, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर आप 4 रख सकते हो, यहां x की जगह 4 रख दो। 4 - 4 mod 0 तो 0 रहेगा। ऊपर 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ये पूरा 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, है ना। यहां 4 अपन इसलिए नहीं रख सकते, इसलिए नहीं कि ये इसको कोई प्रॉब्लम है 4 से, नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है 4 से इसको प्रॉब्लम है। 4 - 4 0 हो जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन होता है और ये चीज हमें अवॉइड करनी है। ठीक है सर, डन। अभी रेंज की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है अपनी। ठीक है, रेंज का मतलब है बेटा आउटपुट। अब रेंज ऑफ दिस फंक्शन की जब अपन बात करेंगे तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा बेटा? हमें रेंज पता करनी है तो हमें थोड़ा इनपुट पे ध्यान देना पड़ेगा। चलो भाई चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है रेंज इसका, है ना। रेंज मतलब वही आउटपुट की बात कर रहे हैं अपन कि सर जी आउटपुट क्या क्या आ सकता है। ठीक है दोस्त, आउटपुट की बात कर ली जाए। सुनते जाना मेरी बात। जी सर, देखो सुनो, बात नंबर 1, हमने फंक्शन लिया mod x - 4 अपॉन x - 4। ध्यान से सुनना। जी सर, देखो मॉड्यूलस फंक्शन के 2 बिहेवियर होते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन के 2 बिहेवियर होते हैं। बिहेवियर नंबर 1, ये जो mod x - 4 है ये 2 बिहेवियर देता है। क्या सर? या तो ये पूरा अंदर जो x - 4 है ये पूरा निकल आएगा, x - 4 ऐसे ही एज इट इज, बिल्कुल सेम टू सेम। कब निकलेगा? देखो मैं बताता हूं। mod x, सपोज mod के अंदर x है, ये अपन को पूरा x दे देगा सर, और एक है mod x, ये अपन को -x देगा। कंडीशन है बेटा, कंडीशन समझो, कंडीशन समझो। सिर्फ 2 ही चीजें दे सकता है। mod के अंदर जो पूरी चीज है वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। mod के अंदर जो पूरी चीज है x - 4 वैसे की वैसे ही आ जाएगी। कब? अगर x - 4 ये पूरा पोर्शन पॉजिटिव है। अगर ये पूरा पॉजिटिव है, इफ x - 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही बाहर आ जाएगा। कब बेटा? जब x जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो, या तो पॉजिटिव हो यानी 0 से बड़ा, या फिर 0 के इक्वल हो, बस। अब दूसरी चीज, mod x - 4 अपना माइनस का x - 4 बन के बाहर आ सकता है। माइनस का x - 4 बन के बाहर आ सकता है। कब? ये तब की कंडीशन है बेटा जब मॉड्यूलस के अंदर जो पूरी चीज है ना वो नेगेटिव हो। x - 4 इज स्मॉलर देन 0, यानी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है स्मॉलर देन 0, है ना। x से -x बाहर आएगा। कब बेटा? जब x स्मॉलर देन 0 हो। मैं एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, ठीक है। यहां एग्जाम्पल देखो, सपोज मॉड के अंदर मैंने प्लस का 3 रखा, बेटा ये वैसे का वैसे ही 3 बाहर दे देगा, सेम बिल्कुल वैसे का वैसे। ये पूरा का पूरा इसको फॉलो कर रहा है, इसको, क्योंकि x 0 से बड़ा है, x पॉजिटिव है ना। x मतलब अंदर जो चीज है वो पॉजिटिव है। अब इसी की जगह अगर मैंने -3 रख दिया तब क्या होगा बेटा? -3 तो बाहर आएगा, -3 बाहर आ जाएगा, लेकिन माइनस के साथ, -x, ये x है पूरा, तो -x। अब सब कहते हैं नहीं सर -3 बाहर आके +3 बन जाएगा। +3 ऐसे बनता है बेटा, इसकी बदौलत +3 बनता है। माइनस, फिर जो भी अंदर नेगेटिव चीज है वो, माइनस जो भी अंदर नेगेटिव चीज है वो, ये रिजल्ट आता है मॉड्यूलस का, जब मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव हो। ठीक है, मॉड्यूलस के अंदर अगर ये चीज नेगेटिव है, x से छोटी है, तो x तो निकलेगी पर माइनस के साथ निकलेगा, है ना। -3 तो निकलेगा, -3 तो निकलेगा पर माइनस के साथ निकलेगा, माइनस +3। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो यहां मैं क्यों बता रहा हूं, ये रीजन है। ये 2 तरह से सॉल्व हो सकता है। दिस कैन बी सॉल्व्ड इन 2 मेथड्स। कैसे? या तो इसका आंसर अपन को ऐसा मिल सकता है x - 4, या इसका आंसर अपन को ऐसा मिल सकता है -x - 4। समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, तो दोनों लिख लेते हैं। नंबर 1, ये जो है ना mod x - 4 अपॉन x - 4, ये अपन को बिल्कुल mod टूट सकता है और x - 4 सेम टू सेम बाहर आ सकता है। x - 4 अपॉन नीचे x - 4 है, ये कब आएगा बेटा? इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, है ना, सेम टू सेम। ये कब आएगा? ये तब आएगा जब x - 4 जो है ना, ये x - 4 जो है ना, या तो ये ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, या तो ये ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। ठीक है, डन सर।
इक्वल टू 0 तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर x 4 लेंगे तो ही इक्वल टू 0 आएगा, और 4 लेना मना है, 4 हम ले नहीं सकते। खैर ठीक है, छोड़ो। दूसरा, मॉड x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। बेटा यहां मॉड x माइनस 4 बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा बाहर, बस एक माइनस के साथ, बस एक माइनस के साथ। क्यों आएगा एक माइनस के साथ, मैं बताता हूं। एक माइनस के साथ ये तब आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ये तब आएगा जब x माइनस 4 नेगेटिव हो, यानी 0 से छोटा हो। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, माइनस का 1 आएगा। तो जो आंसर्स आ सकते हैं वो दो ही तरह के आंसर्स आ सकते हैं, या तो 1 या फिर माइनस का 1, या तो 1 या फिर माइनस का 1। तो आंसर क्या आएगा, 1 कॉमा माइनस 1। दो चीजें आ सकती हैं आंसर में, करली ब्रैकेट ही लिखना, दिस इज आवर आंसर। तो ये रेंज हमारी आ गई फर्स्ट वाले पार्ट की। अब सेकंड वाले पार्ट की देखते हैं, ठीक है, पार्ट नंबर 2। ठीक है सर, तो भैया दूसरा पार्ट भी अपना एक फंक्शन है, ये भी अपना एक फंक्शन है सर। ठीक है, तो अपन लिखते हैं फंक्शन f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। डन है, यस सर। आप सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। इसका आंसर तो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। एक बारी में इसका आंसर आप बता सकते हो, एक बार में। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल एक बार में, मैं कह रहा हूं आप तुक्का नहीं, आप एग्जैक्टली आंसर बता सकते हो। कैसे बेटा, ये एक प्योर स्क्वायर रूट फंक्शन है। क्या है, इसको मैं प्योर स्क्वायर रूट फंक्शन बोलता हूं। क्या है बेटा, ये प्योर स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। ये होता क्या है सर, ये बेटा एक ऐसा फंक्शन होता है जो पूरा पूरा अंडर रूट के अंदर हो, स्क्वायर रूट के अंदर हो। मतलब हर एक चीज इस पूरे फंक्शन में स्क्वायर रूट के अंदर लिखी है, तब आप कहते हो उसको, ये क्या है, एक प्योर स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है सर, अब मान के चलो स्क्वायर रूट लिखा है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा है, और साथ में मान के चलो प्लस का 2 लिखा, तो अब ये प्योर स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन तो इतना है, इसमें 2 भी प्लस हो गया तो ये प्योर नहीं होगा। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस हो जाए तो भी प्योर नहीं होगा, तो ये प्योर स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं होगा। ये प्योर है। अब प्योर स्क्वायर रूट फंक्शन की एक बहुत ही खास बात होती है कि ये आपको आउटपुट एग्जैक्ट बता देगी। आउटपुट मतलब इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको इनपुट पता करने की जरूरत ही नहीं है, आपको डोमेन पता करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रेंज निकाल लोगे। रेंज मतलब आंसर, रेंज मतलब आउटपुट। भैया स्क्वायर रूट फंक्शन एक मॉड फंक्शन होता है, ये जो होता है ना, ये एक मॉड फंक्शन होता है, एक मॉड्यूलस फंक्शन होता है। अंदर जो भी चीजें हैं, पहली चीज तो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। जब हमसे ये डोमेन पूछते, अगर हम डोमेन की बात करते, तब हम बोलते कि भाई साहब अंदर पूरा का पूरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए नहीं होगा। मैं बताऊं, देखो सुनो, अगर डोमेन की बात करें कि सर डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब है इनपुट, एक्स की क्या क्या वैल्यूज आप रख सकते हो। तो हमने जैसे ही देखा यार ये तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, और हमने देखा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ने रखा। ठीक है सर, सुनते जाना मेरी बात। जी सर, अब अपन ने क्या करा, अपन ने देखा कि एक्स स्क्वायर है, अपन हाल समझ गए कि ये पूरा का पूरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या सर, ये पूरा का पूरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव चीज की कोई भी अहमियत नहीं है। तो हमने लिखा 16 माइनस एक्स स्क्वायर या तो ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, या फिर 0 हो जाए, या फिर 0 के इक्वल हो जाए। दो चीजें, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को वहां भेजा तो ये आया 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, पलट के लिख देंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 16। डन है जी सर। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4 का स्क्वायर। पक्का 4 का स्क्वायर, हाँ 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब भी ऐसा आपको कुछ चीज दिख जाए, ऐसा एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, देखो बेटा एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, जब भी ऐसी चीज दिख जाए, ए इज अ कांस्टेंट नंबर, तो इसका आंसर होता है माइनस ए स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू प्लस ए। ये आंसर होता है बेटा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर नहीं मतलब डोमेन, डोमेन मतलब इनपुट, क्या क्या चीजें आप इनपुट पुट कर सकते हो, इनपुट रख सकते हो। तो इसका आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए मतलब -4 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू a मतलब 4। तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, बहुत ध्यान से सुनना,
अब x की वैल्यू कुछ भी रखो, बस यहां से यहां तक होनी चाहिए, -4 से 4 तक होनी चाहिए, ना -4 से छोटी यानी -5 -6 -7 नहीं होनी चाहिए, ना 4 से बड़ी 5 6 7 ये भी नहीं होनी चाहिए, -4 से 4 के बीच में या -4 -4 से 4 तक आप रख सकते हो वैल्यूज। ये हो गई बात, है ना। अब अपन को पता है कि इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट से दो तरह से आ सकता है, दो तरह से इसका आउटपुट आ सकता है ना। कैसे सर? इसका आउटपुट या तो 0 आ सकता है बेटा, कैसे? अगर इसके अंदर पूरा 0 बन गया, अगर मैं x की जगह 4 रख दूं या -4 रख दूं तो 16 - 16 0 आ जाएगा। तो एक आउटपुट तो इसका 0 आ सकता है, और दूसरा आउटपुट बेटा इसका कुछ भी पॉजिटिव आ सकता है, कुछ भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है। स्क्वायर रूट फंक्शन, जो स्क्वायर रूट होता है, जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, उसका आउटपुट या तो 0 या फिर पॉजिटिव आ सकता है। तो इसका रेंज क्या होगा बेटा? इसका रेंज क्या होगा सर? जल्दी से देखो, बताओ क्या होगा इसका रेंज। व्हाट द रेंज कुड बी? पॉजिटिव आ सकता है सर, कुछ भी पॉजिटिव आ सकता है, कुछ भी। मतलब इसका रेंज आप कह रहे हो ऐसा आर पॉजिटिव, मतलब आप इसका रेंज ऐसा कह रहे हो क्या? 0 भी आ सकता है और 0 से इंफिनिटी तक, ऐसा नहीं, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग ऐसा आ सकता है, बिल्कुल नहीं। इसका जो आउटपुट आ सकता है वो 0 या फिर, गौर से सुनना, या फिर इसका आउटपुट 4 तक आ सकता है, इसका आउटपुट 4 तक आ सकता है, 0 से 4। ये है आंसर इसका रेंज। कैसे सर? समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं बताता हूं, सुनो। हमारा जो फंक्शन है ना वो √16 - x स्क्वायर है, √16 - x स्क्वायर है, ठीक है, डन सर। अगर मैंने x की वैल्यूज जो इनपुट है वो देखो, अपन नंबर लाइन समझते हैं, नंबर लाइन पे देख के समझते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, नंबर लाइन पे समझते हैं सर अपन, ठीक है, डन। ये हो गया अपना -4, ये हो गया अपना 4, ठीक है। हम जो x की इनपुट ले सकते हैं, जो x की इनपुट वैल्यूज ले सकते हैं, वो अपन x की वैल्यूज ले सकते हैं, -4 भी ले सकते हैं डार्क सर्किल, +4 भी ले सकते हैं डार्क सर्किल, इवन -4 से 4 के बीच में भी ले सकते हैं। वी कैन टेक -4 -3 -2 1 0, जो भी लेना ले सकते हैं। -4 से पीछे नहीं जा सकते, 4 से आगे नहीं जा सकते, x की वैल्यू अपन इतनी नहीं ले सकते। अब तो इनमें से कोई भी x की वैल्यू रख लो, चलो -4 और +4 रख के देखते हैं, ठीक है, -4 रख के देखते हैं। तो √16 -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 - 16 √0 √0 0। तो अपना आंसर क्या आ सकता है? आउटपुट 0 आ सकता है, आउटपुट 0 आ सकता है, यस सर। अब जैसे ही मैंने -3 रखा या 3 रखा, -3 या 3 रखेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, x की वैल्यू -3 या 3 रखो, x की वैल्यू -3 या 3 रखो, सेम ही आंसर्स आएंगे। -3 रखूंगा 9 आएगा, या 3 रखूंगा तब भी 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9, ये आएगा √7। बेटा ये 0 से बड़ा है, √7। अब जैसे ही मैं -3 -2 और -2 और 2 रखूंगा, -2 और 2, ये आंसर बढ़ता जाएगा, और जैसे ही मैं वैल्यू 0 पे आएगी, कि मैं 0 भी रख सकता हूं, जैसे ही मैं यहां पर x की वैल्यू 0 रखूंगा बेटा, √16 - 0 का स्क्वायर, तो ये 16 - 0 आएगा और ये 16 आएगा। 16 का आंसर क्या आ सकता है बेटा? प्लस का 4 आएगा, माइनस का 4 कभी नहीं देता ये, तो 4 भी आ सकता है आंसर। इसीलिए मैंने कहा कि बेटा 4 से ज्यादा आंसर आ ही नहीं सकता, इसका आउटपुट 4 से बड़ा आ ही नहीं सकता, इसका आउटपुट 0 से छोटा नहीं आएगा और 4 से बड़ा नहीं आएगा। तो ये रेंज होगी बेटा इसकी, ठीक है। तो रेंज R+ नहीं होगी, रेंज 0 से 4 होगी। जल्दी से देख लो, दिस इज डन, 7th वन इज ओवर। अब चलते हैं अपन 8th, 7th खत्म, 8th पे चलते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर, गया। 8th क्वेश्चन ये रहा, रीडिफाइन द फंक्शन विच इज गिवन बाय। ये रीडिफाइनिंग बहुत ध्यान से सुनना बेटा, रीडिफाइनिंग ऑफ अ फंक्शन अपन को बहुत तसल्ली से समझना पड़ेगा। चलो भाई ध्यान से देखना, रीडिफाइनिंग दी फंक्शन, कैसे रीडिफाइन करते हैं फंक्शन को, कैसे एक नए फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आगे बढ़ने से पहले इसको समझना, इसको समझो क्या है ये, ध्यान से सुनना, ठीक है, डन सर। अपन ने एक नंबर लाइन बनाई और ये जो x की इनपुट्स दी है, अपन कह सकते हैं कि ये डोमेन दिया है अपन को, ठीक है, डोमेन दिया है सर, ठीक है, डन। देखो बेटा, ये दिया गया है अपन को -2 से 2 तक, डन सर, बिल्कुल डन है ना, बिल्कुल 100% करेक्ट, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा, अभी सही है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, मतलब अगर मैं कहूं
कि यार बच्चा ये अपन को इक्वल दिया, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 माइनस 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 2, तो मतलब कुल मिला के अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये एक्चुअली क्या क्या चीजें हम x की जगह ले सकते हैं, तो आंसर आएगा सर यहां से लेकर x की वैल्यू पूरी यहां तक आएगी, है ना। डार्क सर्कल्स लगाऊंगा ताकि 2 और -2 को अपन कह सकें कि हाँ सर इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सर हमारे पास और भी चीजें आएंगी, जैसे ध्यान से देखो बेटा, -2 -1 0, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ठीक है। अब सुनना, जब भी ये अपन को दिया है ना तो अपन इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, इस पोर्शन को अपन 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। कैसे? एक अपन इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, -2 से -1, मतलब हम इसको एक ब्रेक करेंगे, -2 से -1, मतलब जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है, पर स्मॉलर देन और इक्वल टू -1 है। ये हो गया एक पार्ट, ठीक है सर। नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट हम ये कर सकते हैं, -1 से ही शुरू करेंगे, -1 से ही शुरू करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। -1 से शुरू करेंगे एंड वी विल गो अप टू +1, हम -1 से शुरू करके +1 तक चलेंगे, है ना। -1 से शुरू करके +1 तक चलेंगे। डन सर, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट है, ठीक है, डन सर। -1 को यार हॉलो ले लो, यहां पे एक काम करो, इसको हॉलो ले लो, ठीक है। -2 से चल के अपन कहां तक जाएंगे सर? -2 से चल के, अरे व्हाइट कलर हो जा भाई, हॉलो ले लिया यहां, एक सेकेंड, हॉलो सर्किल। इसका मतलब क्या हुआ? जो यहां पर x, जो x की वैल्यू यहां पर आएगी वो आएगी 2 या 2 के बराबर, डार्क सर्किल, और 1 तक, मतलब 1 को लेना नहीं है, 1 से छोटी रहेगी, 1 से छोटी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये बात क्लियर है, व्हाइट कलर से लिख दी मैंने, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब मैं कह रहा हूं कि 1 के बराबर रहेगी, 1 के बराबर रहेगी, ध्यान से सुनना बेटा, 1 के बराबर रहेगी पर 1 से छोटी रहेगी, 1 के बराबर, -1 के बराबर रहेगी। सेकंड, जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 रहेगी, बट स्मॉलर देन 1 रहेगी, बट स्मॉलर देन 1 रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें 1 से लेकर 2 तक, मतलब दोनों ही डार्क सर्कल, मतलब 1 से 2 तक हो सकती है। थर्ड इज 1 से ग्रेटर और इक्वल, 2 से ग्रेटर और स्मॉलर, 2 से स्मॉलर और इक्वल। ये 3 कैटेगरी हमने बना ली, ये 3 कैटेगरी हमने बना ली जो अपन को इंटरवल दिया गया है, ठीक है। जो अपन को इंटरवल दिया गया है उसके अनुसार अपन ने 3 कैटेगरीज बना ली। 3 कैटेगरीज काहे की बना ली सर? ये 3 कैटेगरीज अपन ने इनपुट यानी एक्स की वैल्यूज की बना ली, ठीक है। डन सर, सुनते जाना। अब इन तीनों कैटेगरीज पे हमें इस फंक्शन को रीडिफाइन करना है, चलो करते हैं सर, ध्यान से सुनना। इफ x इज, ध्यान से सुनिएगा, इफ x इज बिलोंगिंग टू -2 से 1, -2 से -1 था यार, ये -2 से -1, इसको -1 लिखो, ये -1 है ना, -2 से -1, ठीक है ना। इसका मतलब तो समझ में आता है ना ये, कि -2 के इक्वल हो सकता है x, पर -1 से छोटा ही रहेगा, है ना, ये इक्वल लगा है, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा, x नेगेटिव ही रहेगा इस कंडीशन में, x क्या रहेगा? नेगेटिव। x क्या रहेगा बेटा? नेगेटिव। और अगर x यहां नेगेटिव रहा, अगर x यहां नेगेटिव रहा, तो सिंपल सी बात है, ये जो फंक्शन fx है ना, ये जो फंक्शन fx है ना, नेगेटिव x में क्या करेगा? आपको इस मॉड्यूलस का भी नेगेटिव में आंसर मिलेगा, इस मॉड्यूलस का भी नेगेटिव में आंसर मिलेगा, मतलब माइनस ब्रैकेट x -1 प्लस माइनस ब्रैकेट 1 प्लस x। डन सर, बिल्कुल डन। चलो सॉल्व करते हैं। -x + 1 प्लस माइनस माइनस -1 और -x, ठीक है सर। 1 से 1 कट गया, वी हैव -2। पहला रीडिफाइन ये हो गया, -2x, नॉट -2, -2x हो गया, ठीक है। डन सर। दूसरी चीज, अगर हमारा जो x है वो बिलोंग कर रहा है दूसरे इंटरवल से, ये वाले इंटरवल से, इससे, इसको क्या बोलेंगे? -1 क्लोज्ड 1 ओपन, -1 के इक्वल हो सकता है, -1 क्लोज और 1 ओपन, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वाली आ जाए तो फिर हमें जो फंक्शन fx है उसका आउटपुट कैसा मिलेगा?
तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का मतलब है यहां से नेगेटिविटी और यहां से पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, यहां से नेगेटिव तो यहां माइनस का x माइनस 1 मिलेगा इस वाले मॉड्यूलस का, ये मॉड्यूलस हमें पॉजिटिव ही मिलेगा 1 प्लस एक्स, ये पॉजिटिव वैसे का वैसे ही आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, हमारे पास आया 2, क्या आया 2 आया सर। बात क्लियर है? ये सर बात क्लियर है, डन है, बिल्कुल डन है। तीसरा करते हैं सर, तीसरा ये वाला, ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज बिलोंगिंग टू 1, 2, दोनों मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है, डन सर। तो एफ एक्स क्या आएगा बेटा, यहां से एक्स दोनों पॉजिटिव है, 1 2 3 जो भी आपको बीच में रखना है तो पॉजिटिव ही आएगी, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर पॉजिटिविटी है तो ये मॉड आपको वैसा, ये मॉड आपको वैसा, सिंपल आउटपुट दे देगा, बिल्कुल जैसा है वैसे ही। तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा बाहर, प्लस 1 प्लस एक्स आ जाएगा बाहर, 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो इससे ये कट गया, वी हैव 2x, हमारे पास क्या आया बेटा 2x। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं आपको इसको अरेंज करके लिखेंगे कैसे ये बताता हूं, ठीक है। सो कॉपी दिस एंड लेट मी जस्ट राइट इसका फाइनल आंसर, ठीक है सर। इसका फाइनल आंसर लिखते हैं अपन, डन सर, बिल्कुल डन। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, डन। अब इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे फाइनल, ये देख लो, इसको अलग हटाओ जरा, ठीक है। देखो अपन ने आंसर लिखा, ध्यान से सुनिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू रीडिफाइन कर दिया। अब फंक्शन ये नहीं कहलाएगा, अब फंक्शन एक अलग तरह से लिखा जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू, पहला आंसर आया था -2x, तो अपन लिखेंगे -2x। एफ एक्स इज इक्वल टू -2x, कब एफ एक्स -2x, एफ एक्स इज इक्वल टू -2x इफ दिस कंडीशन इज देयर, if -2 smaller than equal to x smaller than -1। ये पूरा कंडीशन अपन ने लिख दिया कि अगर x इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है तो ये इंटरवल और ये कहां चला गया, ये चीज सेम है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, ये इंटरवल और ये चीज बिल्कुल सेम है, एक ही चीज है, ठीक है। दूसरा आया था अपने पास 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 आया, तो अपन ने लिखा 2, कब, इफ, पूरा लिखेंगे अपन, इफ वी हैव टू राइट द रीजन कि भैया 2 कब आएगा, इफ दिस कंडीशन अकर्स, -1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू x इज स्मॉलर देन 1, ये दूसरी कंडीशन है, डन। ये सर तीसरी कंडीशन ये है, और इसमें हमारा आंसर 2x आ रहा है, इसमें हमारा आंसर 2x आ रहा है, तो 2x बन जाएगा फंक्शन कब, इफ दिस कंडीशन अकर्स कि x जो है वो 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ा हो या फिर 2 के इक्वल हो या 2 से छोटा हो, ये कंडीशन बेटा, ये आंसर है, दिस इज आवर मेन आंसर। जल्दी से देख लो, ये अपना आंसर हो गया, डन है क्या, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे चला जाए सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन, अब 9th क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है, सो दैट अपन यार इसको जल्दी से कंप्लीट कर सकें, ठीक है। सर जी क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन जी एक्स एफ एक्स, ये दिया हुआ है अपन को फंक्शन, इसका डोमेन, डोमेन मतलब इनपुट, डोमेन मतलब इनपुट, ठीक है, सेट ऑफ इनपुट्स। ध्यान रखना यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, GIF दिया हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट बॉक्सेस के अंदर एक्स लिखा ना, GIF दिया हुआ है, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है सर, ठीक है, डन। चलो, तो सबसे पहले हमें फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है। 1/√, बेटा अंडर रूट में है वो भी नीचे है, अंडर रूट में है वो भी नीचे है, अगर सिर्फ अंडर रूट होता तो कुछ और बात होती, पर इस बार डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, x² माइनस x माइनस 6, ठीक है, ये है भैया, ठीक है सर, डन। सुनते हैं ना, जब भी फंक्शन का स्ट्रक्चर ऐसा है 1/√, समथिंग, 1 की जगह 2 3 4 -1 -2 कुछ भी आ सकता है, ऊपर कुछ नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर। अगर फंक्शन ऐसा आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, जो अपन के पास रूट के अंदर वाली चीज है ना, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, बात खत्म, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए सर, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0, बस खत्म। अगर ये बात तुम ध्यान रख सके कि सर 1/something, 1/something, मैं समझ गया कि ये अंदर वाली जो चीज है ना, ये
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स माइनस 6, ये जो है ना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बात खत्म, बस दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? यस सर, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छा और इजी बनाने के लिए अपन एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, इसको अपन लिख लेते हैं लेट दिस इज इक्वल टू पी लिख लो, चलो पी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर, माइनस ये पी हो जाएगा -6 शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं, तुम्हें रीजन बताया है मैंने। अगर नीचे ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो अंडर रूट 0 0 1/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और नेगेटिव तो होगा ही नहीं, है ना। स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरा का पूरा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। डन सर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लो, इक्वेशन कह लो, इक्वेशन तो नहीं है, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन है। पी स्क्वायर माइनस पी, तो माइनस पी 3 2 6 -3p प्लस 2p और -6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहां से अपन ने p कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया p -3, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया p -3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। डन। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनमें से p -3 कॉमन ले लो बेटा, है ना। p -3 अपन ने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट क्लोज, यहां से p बचा, यहां +2 बचा, p + 2 ओके ग्रेटर देन 0। अब मेरी बात सुनो, बात नंबर 1, क्या सर? बात नंबर 1, यहां पर सबसे पहले चीज समझना, p -3 है ना और p + 2 दोनों ग्रेटर देन 0, ये पूरा पोर्शन आया अपना कि सर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर समझने वाली बात ये है कि ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 और ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 कब होगा, ठीक है। वापस रख दो पहले वैल्यू, पहले तो p की वैल्यू वापस रख देते हैं, ये GIF x -3 ब्रैकेट क्लोज, p की वैल्यू यहां भी वापस रख दें, GIF of x +2 ब्रैकेट क्लोज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इतनी बात क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है ना। आगे देखते हैं भाई जल्दी से, चलो देखो, समझना बात को, यहां पर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। देखो यहां पर अपन पहले ध्यान से समझते हैं नंबर लाइन की मदद से, ठीक है। नंबर लाइन सब बनाता हूं, ठीक है, नंबर लाइन बनाई सर, ठीक है। डन। थोड़ा यहां पर समझाना पड़ेगा तुम लोग को, -∞ और +∞, ठीक है। p को देखो, अभी फिलहाल p को देखो, ठीक है। -3, जब -3 बनाओगे, ध्यान से सुनना, जब -3 आप बनाओगे मतलब p -3 = 3, तो 3 मिलेगा सर। p -3 = 0 रखोगे तो 3 मिलेगा, यहां से 3 बनाओ, ठीक है सर। यहां से -2 बनाओ, -2 बनाया, सुनते हैं ना जी सर। अब बात ऐसी है कि समथिंग, ये पूरा पोर्शन, अच्छा इसको हटा ही देता हूं मैं, इसको हटा ही देता हूं अभी, ये पूरा का पूरा पोर्शन और ये पूरा का पूरा पोर्शन ग्रेटर देन 0, मतलब हमें समथिंग इनटू समथिंग इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो देखो ये पॉजिटिव दो चीजों पे आ सकता है, क्या सर? या तो ये दोनों पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो और ये पॉजिटिव हो, या तो ये पॉजिटिव हो, तब जाके पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आपको ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब ये p हम 3 से बड़ा लेंगे। 3 से अगर हमने इसको बड़ा ले लिया, 4 5 6, तब ये माइनस होकर हमें पॉजिटिव नंबर देगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो हमें 3 नहीं लेना है, 3 नहीं ले पाएंगे हम 3 ले ही नहीं पाएंगे, p की जगह 3 से बड़ा लेना है। तो हम समझ गए कि यहां 3 से बड़ा वाला आएगा, ये आएगा, 3 नहीं आएगा, हॉलो का मतलब है 3 छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, और अगर इसको पॉजिटिव लेना है, इस पूरे को पॉजिटिव लेना है, तो क्या मतलब है? तो भैया क्या मतलब है, समझो, बहुत ध्यान से समझो। अगर इसको पॉजिटिव लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, p की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी सो दैट ये पॉजिटिव आ जाए। सोचो हम क्या वैल्यूज रख सकते हैं कि p की ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। सर p की वैल्यू अगर इसको पॉजिटिव लानी है ना, तो वी विल हैव टू पुट, ध्यान से सुनिएगा, वी विल हैव टू पुट p की जगह कोई भी ऐसा नंबर जो p + 2 में अपन को पॉजिटिविटी दे सके, p + 2 में अपन को पॉजिटिविटी दे सके। देखो यहां अगर हमने -2 से छोटा कुछ ले लिया,
-2 से अगर हमने कुछ छोटा ले लिया नंबर, -3, -4, -5, तब भी ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगे, मतलब कुल मिला के दोनों नेगेटिव नेगेटिव आएंगे और मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव मिल जाएगा। देखो मैं बताता हूं, सुनो, या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो तब जाके अपन को पॉजिटिव मिलेगा ग्रेटर देन 0, या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो। अगर मैं 3 से कोई चीज बड़ी ले लूं, 3 से बड़ा नंबर ले लूं, 3 से बड़ा मतलब 4, तो ये आएगा 4 - 3 प्लस का 1, 4 + 2 प्लस का 6, 6 × 1 प्लस का 6, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं -2 से छोटे ले लूं, -3, -4, -5, -3 ले लूं, -3 - 3 माइनस का 6, -3 और +2 माइनस का 1, -6 और -1 +6, तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ सर, यहां गेम ऐसा है कि हमें जो P की वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो हमें P की वैल्यू लेनी पड़ेगी वो -2 से छोटी लेनी पड़ेगी, मतलब स्मॉलर देन -2 है। और जो यहां P की वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब दूसरी कंडीशन में जो P की वैल्यू आ सकती है यहां, वो ग्रेटर देन 3 आ सकती है। ये पहली चीज हो गई। डन है सर, बिल्कुल डन। अब P की ओरिजिनल वैल्यू लिख दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f, ठीक है, इज स्मॉलर देन -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज ग्रेटर देन 3। ये दो कंडीशन सर हमने लिख दी बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है भाई? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको इरेज करते हैं। डन सर, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं, फाइनल आंसर आने वाला है अपना, ठीक है। नाउ फाइनल आंसर इज ऑन द वे। देखो इन दोनों को उठाते हैं हम। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है हमारा, ये स्मॉलर देन -2 हो। सोचो समझो, चलो नंबर लाइन की मदद से अपन समझते हैं इसको भी। नंबर लाइन बनाई सर अपन ने, ठीक है, डन। और नंबर लाइन पे अपन ने, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर -2 से छोटा हो। -2 से छोटा मतलब -3, -4 ये सब होने चाहिए। तो चलो -3, -4, -2 ये सब अपन लिख लेते हैं, ठीक है, डन। देखो GIF(x), इस x की जगह हम क्या लिखें कि इसका आंसर जो है -2 से छोटा है। -2 से छोटा -1 ही आ सकता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक इंटीजर ही देता है, ठीक है। तो -1 अगर आपको आंसर चाहिए, छोटा छोटा छोटा, -2 से छोटा मतलब -3, -2 से छोटा मतलब -3, -3 आपको तभी आंसर आएगा, -3 आपका तब आंसर आएगा जब आप क्या क्या वैल्यूज लोगे, क्या क्या वैल्यूज लोगे, x की जगह क्या लोगे। सोचो भाई, मैंने कहा x मॉड कह रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का आंसर आपका -2 से छोटा आना चाहिए। अब -2 से छोटा मैंने कहा कि यार मैं -1 लेट करता हूं, ठीक है, कि ये मेरा -1 आ रहा है, ये -2 से तो छोटा ही है। हाँ सर, ये कब आ सकता है -1? सर ये -1 तब आ सकता है जब इससे ये बोला जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब x की जगह हम क्या क्या चीजें रखें, जब x की जगह हम वो चीजें रखें जो ग्रेटर देन -1 हो, जो ग्रेटर देन -1 हो, या x की जगह वो चीजें रखें जो स्मॉलर देन -1 हो, या फिर हम x की जगह इक्वल टू -1 रख सकते हैं। 3 कंडीशन बनेगी, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा। अगर x की जगह हमने ग्रेटर देन -1 रख लिया, ग्रेटर देन -1 का मतलब है -1 से बड़ा। अब तुम सोचो -1 से बड़ा अपन क्या रख सकते हैं, ध्यान से सुनना। -1 से बड़ा अपन रख सकते हैं -0.9, -0.8, -0.7 फॉर एग्जाम्पल। ये -1 से बड़े हैं बेटा, ये -1 से बड़े हैं। अगर इसमें अपन GIF लगा दें, GIF, तो इसका आंसर क्या होगा? सोचो, GIF कहेगा 0.9 से -0.9 से तू कहां है, -0.9 कहेगा मैं तो यहां हूं, 0.9 यहां है, -0.9 यहां है। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। अब -0.9 से वो कहेगा GIF कि तुम इंटीजर हो क्या? वो कहेगा नहीं मैं इंटीजर नहीं हूं। तो वो कहेगा तुम बताओ तुमसे छोटा इंटीजर कौन है? तो ये कहेगा मुझसे छोटा इंटीजर तो -1 है। लेफ्ट में देख लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1, है ना। इससे सेम यही सवाल होगा, सबसे यही सवाल यही जवाब होगा, तो ये भी -1 आ जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि कुल मिला के बात इतनी सी है। अगर हमें -2 से छोटा चाहिए, -2 से छोटा चाहिए, दैट इज -1, तो हमें x की क्या वैल्यूज रखनी पड़ेगी? -2 से छोटी रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? -2 से छोटी, -2 से छोटी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। तो हम समझ गए कि x की जो वैल्यूज होंगी वो -2 से छोटी होंगी। -2 से क्या होंगी बेटा? छोटी। तो पहला वाला तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि हाँ सर -2 से छोटी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। जैसे -2 से छोटी वैल्यूज रखेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा? -2 से छोटी वैल्यू रखो भैया। -2 से छोटी वैल्यूज ये है।
अब जैसे मैंने x की जगह ये रख दिया, तो इसका आंसर तो सर -3 आ जाएगा, इसका आंसर तो -3 आ जाएगा। -2 से छोटा यही तो है, मान के चलो ये है अपना -2.3। अब ये जब GIF में जाएगा -2.3 जाएगा, तो इसका आंसर तो -3 आ जाएगा ना सर, जो कि -3 -2 से छोटा होता है ना। अब यहां रख दो भैया, यहां रख दो, मान के चलो ये मान के चलो -3.1 है, -3.2 मान लो इसको, ठीक है। ये जैसे ही GIF में जाएगा -3.2, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर -4 आएगा, है ना, इंटीजर आएगा आंसर पहली बात तो, और -4 आएगा, -4 तो -2 से छोटा है। गेटिंग माई पॉइंट। तो GIF का आंसर जो आए वो -2 से छोटा आना चाहिए, और -2 से छोटा आने के लिए -2 से छोटे वाले नंबर्स रख दो। तो पहली बात तो ये हो गई, इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, डन सर। अब इसकी बात करते हैं, GIF ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब इसकी बात कर देते हैं कि सर जो GIF है x, उसका आंसर ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 3। जल्दी से नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बनाई सर, ठीक है, डन। ये अपना माइनस का इंफिनिटी, ये अपना प्लस का इंफिनिटी, ठीक है। यहां 3 लिख लेते हैं। देखो ग्रेटर देन 3 का मतलब है 3 4 5, ग्रेटर देन 3 का मतलब है 4 5 6, तो यहां पर लिख लेते हैं 2 3 4 5 एंड गोज ऑन। अब देखना, बहुत ध्यान से सुनना, अपन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर 3 से ज्यादा चाहिए। 3 से ज्यादा मतलब 4 5 6, यही आंसर्स आते हैं 3 से ज्यादा। अब 4 आंसर कब आ सकता, 4 आंसर कब आ सकता, ध्यान से सुनना, 4 आंसर सर तब आ सकता जब या तो हम x की जगह 4 लिखें या 4 से बड़ा नंबर लिखें, या तो हम x की जगह 4 लिखें या 4 से बड़ा नंबर लिखें। अगर हमने ये चीज लिखना शुरू कर दी तो मॉड ऑफ x, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का आंसर 3 से बड़ा आएगा, ठीक है, 3 से बड़ा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर हमेशा एक इंटीजर आता, 3 से बड़ा चाहिए तो 3 से बड़ा इंटीजर 4 होगा। तो 4 कब आ सकता है सर, 4 तब आ सकता है जब आप x की जगह 4 रख दो या x की जगह 4 से बड़ा नंबर रख दो, बस खत्म। देखो मैंने x की जगह 4 रखा तो इसका आंसर तो 4 ही आएगा, मैंने x की जगह 4 से बड़ा नंबर रखा 4.9, तो आंसर 4 आएगा, 4.9 रखूंगा, है ना। GIF क्या कहता, पीछे GIF कहता जहां भी 4.9 है, जैसे यहां है 4.9, ये क्या कहता, तू अपने से पीछे वाला नंबर बता, छोटा वाला इंटीजर बता, तो ये 4 बता देगा कि भैया 4 आंसर है ना। अब x जो है, ध्यान से सुनना, हमें इसका आंसर ग्रेटर देन 3 चाहिए, ग्रेटर देन 3 तो 5 भी होता है। अब 5 कब आ सकता है, GIF 5 कब आ सकता है, सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x आपका 5 कब आ सकता है, ये 5 तब आ सकता है जब आप x की जगह 5 रख दो, जब आप x की जगह 5 रख दो तो ये 5 आ जाएगा, x की जगह 5.2 रख दो तो ये 5 आ जाएगा। तो हम समझ गए कि इसका आंसर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का आंसर 3 से बड़ा तब आ सकता है जब x की वैल्यू हम ग्रेटर देन 4 या इक्वल टू 4 रख दे। तो ये आंसर क्लियर है, ये आंसर क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका फिर अपन कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया भैया, ये हो गया, ठीक है। हमें आंसर क्या करना है, हमें आंसर दोनों के यूनियन करके लिखने हैं। तो यूनियन करके, क्योंकि अपन को डोमेन निकालना है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा x इज स्मॉलर देन -2, -2 से छोटा, तो -2 से छोटा ये होगा, -2 और -2 से छोटा इंफिनिटी तक, -2 को नहीं लेना है, इक्वल नहीं है, तो ऐसा कर दो। तो इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 या ग्रेटर देन 4, तो इक्वल टू 4 या ग्रेटर देन 4 का मतलब इंफिनिटी और यूनियन लगा, तो ये डोमेन है बेटा, दिस इज आवर डोमेन, ये हमारा डोमेन आ गया, ये हमारा परफेक्ट एक आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, यस और नो, ठीक है, क्लियर है क्या, डन सर, बिल्कुल डन, ठीक। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और आगे चलते हैं, क्या होगा इसका आगे का नेक्स्ट आंसर, सो दैट अपन जल्दी से इसको निपटा पाए, आगे खत्म कर पाए, ठीक है। आगे का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। Let A and B be any two sets such that n इतना ठीक है, then the total number of functions। देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने एक अलग अलग चीज है। मान के चलो हमारे पास एक सेट A है, एक सेट B है, ठीक है, और इस सेट के अंदर मान के चलो n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, और इसके अंदर मान के चलो m एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं अपने मन से, ठीक है, डन सर। तो अगर नंबर ऑफ रिलेशंस की बात की जाए, नंबर ऑफ रिलेशंस की बात कर रहा हूं मैं,
तो बहुत आंसर इजी होता है, 2 की पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई। ए में कितने एलिमेंट्स है n, बी में कितने एलिमेंट्स है m, तो 2 की पावर n m, ये आंसर हो जाता है नंबर ऑफ रिलेशंस। लेकिन अगर नंबर ऑफ फंक्शंस की बात की जाए, नंबर ऑफ फंक्शंस की बात की जाए तो बेटा सबसे पहले यहां पर आपको यह देखना है कि फंक्शन a टू b है कि b टू a है। आपने देखा फंक्शन यहां दिया गया है a टू b, a टू b, ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, सिंपल है, a टू b है ना। a के अंदर कितने एलिमेंट्स दिए हैं, a के अंदर इन्होंने p एलिमेंट्स दिए, नहीं a के अंदर इन्होंने अपन को दिए q एलिमेंट्स, ठीक है। b के अंदर कितने एलिमेंट्स दिए गए, p। बस इतना देखना पड़ता है, इतना है ना, ये नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का सिस्टम है। इतना देख के आपको नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल सकते हो। कैसे सर, दूसरा जो सेट है ना जिसके ऊपर बन रहा है फंक्शन a टू b, उसमें कितने एलिमेंट्स है, p, बस p की पावर q, खत्म, आंसर आ जाएगा, p की पावर q, दिस इज आवर आंसर। अगर मैं कहता भैया फंक्शन जो है ना, ध्यान से सुनना, फंक्शन जो है वो b टू a बन रहा है, सपोज मैं कहता कि b टू a बन रहा है, फिर आपका आंसर क्या आता है, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं। तो आप b देखते, b के अंदर p एलिमेंट्स हैं, a के अंदर आप देखते q एलिमेंट्स हैं, फिर आप क्या करते, फिर आप दूसरे वाले में जितने एलिमेंट्स हैं ना उसकी पावर लगाते पहले वाले में जितने एलिमेंट्स, तब ये आंसर होता कि q की पावर p है, इसमें फंक्शंस होते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर फंक्शन बन रहा है उसके एलिमेंट्स जितने हैं वो बेस बन जाएगा, जिससे बन रहा है उसके एलिमेंट्स पावर बन जाएगा। तो इसके कितने q एलिमेंट्स है, q पावर बन जाएगी। क्लियर है, डन सर। चलो भैया सेशन कंप्लीट हो गया और बढ़िया रहा सेशन, पूरे 10 क्वेश्चन हमने समझ लिए। अब नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो कुल मिला के हम 20-25 क्वेश्चन समथिंग अटेम्प्ट कर लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट आप इस चैनल से जुड़े रहे और आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। अब मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें जान लो भाई। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड के सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल दी क्लासेस फ्रॉम K-12, यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारी के सारी कोर्स, पूरा कोर्स कराया जाता है हर एक सब्जेक्ट का। आप यकीन मानो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, एंड हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड कराते हैं, लाइव सेशंस भी प्रोवाइड कराते हैं, डाउट सेशंस भी लेते हैं, एवरीथिंग जितना भी हो सकता है एवरीथिंग वी डू फॉर यू, ताकि आपका वेलफेयर हो, आपका अच्छा स्कोर हो, आप अपने एग्जाम्स में टेंशन फ्री होकर बिल्कुल निडर होकर बैठो और अच्छे से अच्छा अपना एग्जाम दे पाओ। आपके सारे सब्जेक्ट्स की पूरी पढ़ाई हमारे यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो कक्षा 6 से 12वीं तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी सुन लो बेटा, आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, बहुत बढ़िया चैनल है। वहां पर आपको डिटेल में हर एक चीज पढ़ाई जा रही है, आपके हर एक सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा टाइम पर, आपको लाइव सेशंस दिए जा रहे हैं, आपको डाउट सेशंस दिए जा रहे हैं, आपको हर प्रकार के सब्जेक्ट्स, हर प्रकार के क्वेश्चंस, हर प्रकार के टॉपिक्स को डिटेल में वहां पर सारी टीम, सारे टीचर समझा रहे हैं वीडियोस के फॉर्म में। वहां भी सारे वीडियोस 100% फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ साथ हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस हैं, जिनमें एक्सप्लेनेशन होता है टॉप नॉच, बिल्कुल एकदम इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ। जो बच्चे डाउनलोड करना चाहते हैं नोट्स, तो भैया सुन लो, 6 to 12 इंग्लिश मीडियम के बच्चों, नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना, दिस इज दी वेबसाइट। आपको वेबसाइट का इंटरफेस ऐसा दिखेगा, विच इज www.magnetbrains.com। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 जिस भी क्लास में हो सेलेक्ट करना और बढ़िया तरीके से नोट्स डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को एक लंबे सफर पे ले जाना। अब सारी की सारी नोट्स जो है प्रक्रिया वो यहाँ एप्लीकेशन पे भी हो सकती है, एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।